नीट के रिजल्ट आ जाने के बाद सबसे बड़ी कंफ्यूजन नीट एस्पिरेंट्स को यही रहती है कि कौन सा मेडिकल कॉलेज चूज करूं और कौन सा ना करूं। जिनकी रैंक अंडर 5000 है या 6000 है उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज वो ज्यादा से ज्यादा यही ट्राई करेंगे उनको एम्स मिले। लेकिन जिनकी रेंज अराउंड 9000 8000 से लेकर अपनी 15000 16000 यहाँ तक जाती है, उनके लिए थोड़ा ये कंफ्यूजन वाला होता है कि अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है अपने को प्रॉपर, और उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। सो वो प्रेफरेंस लिस्ट में हम कौन कौन से पैरामीटर्स को देखें एंड कौन कौन से को ना देखें, हम इस वीडियो में आगे यही देखेंगे। So choosing a medical college is not about the cutoff and fees and name of the college only. It contains several parameters which we have to discuss in this video. So stay till end because मैं आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से फैक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है और कौन से फैक्टर्स को थोड़ा कम वो करना है, यानी कुछ फैक्टर्स को आपको इग्नोर भी कर देना है, क्योंकि बस वो एस्पिरेंट्स उसके बारे में ओवर थिंक करते हैं, उन फैक्टर्स का इतना ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। Hello everyone, I am Azan, currently a first year MBBS student in ESIC Medical College Patna and मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आपको कौन से फैक्टर्स देखने हैं और कौन से फैक्टर्स नहीं देखने हैं। सो मैं ये वीडियो किसी भी गूगल सर्च से या किसी भी काउंसलिंग ब्राउचर से लेके नहीं बना रहा हूँ, ये मैं एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है या आफ्टर ज्वाइनिंग एमबीबीएस आपका क्या थिंकिंग रहता है कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज चूज करना चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस की कॉलेज ज्वाइन करने के बाद आपको रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये गलत चूज करा या मैंने ये सही चूज किया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहला पैरामीटर आता है कि आपका कॉलेज किस टाइप का है एंड उसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कितना है। कॉलेज टाइप से मेरा मतलब है कि कॉलेज आपका गवर्नमेंट है या कॉलेज आपका प्राइवेट है। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा तो उसके अंदर हमारा एम्स आ सकता है उसके अंदर, एंड आईएमएस बीएचयू आएगा, एएमयू आएगा, जिपमर आएगा एंड ईएसआईसीज भी आते हैं। ईएसआईसीज मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इनके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि आईपी इंश्योर्ड पर्सन क्या होता है एंड एएसआईसीज क्या होता है, तो आप इससे आप एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एंड नेक्स्ट है अपना स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जितने बाकी कॉलेज है वो सारे स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं। सो नो डाउट एम्स सबसे बेस्ट है, एंड एम्स के बाद हमारा आता है कोई भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट लाइक एएमयू और बीएचयू और जिपमर। हाँ, और एक अपना आता है एएफएमसीज। एएफएमसीज में क्या होता है, आपका रिटन टेस्ट अलग होगा एंड वहां पर जाके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका अलग होगा, तो वो सब एकदम अलग ही है, तो उसके ऊपर हम लोग नहीं जाते हैं। अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे अपने नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस के बारे में। तो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट से आपको पता चलता है कॉलेज कितना पुराना है, इस कॉलेज में कितना एलुमनाई नेटवर्क है, क्योंकि जितना ज्यादा कॉलेज पुराना होगा उसके उतना ज्यादा एलुमनाई नेटवर्क होगा, यानी उससे उतने ज्यादा बैच पास आउट होकर निकल चुके होंगे। पैरामीटर नंबर 2 इज फीस एंड टोटल कॉस्ट। तो फीस आपको सिर्फ ट्यूशन की फीस नहीं देखनी, लाइक एकेडमिक फीस नहीं देखनी, इसमें आप लोगों को इंक्लूड करना है आपका स्टूडेंट वेलफेयर फंड्स, आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, आपके हॉस्टल की फीस, आपकी मेस की फीस एंड बाकी के अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सो अगर कोई ज्यादा ही एक्सपेंसिव कॉलेज है, फॉर एग्जांपल उसकी फीस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस इतनी है, तो अगर उसके अंदर फैसिलिटीज है उस टाइप की तो आप उसको प्रेफर करिए, लेकिन अगर उस टाइप की फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ पैसे पैसे ज्यादा है, तो आप उसको प्रेफर ना करिए। किसी किसी कॉलेज की स्टेट कोटा की अलग फीस होती है, ऑल इंडिया कोटा की अलग अलग फीस होती है, तो वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस कोटा से जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। पैरामीटर नंबर 3 इज आवर पेशेंट लोड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि यही आपको सिखाएगा, क्योंकि एमबीबीएस सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती। इट्स नॉट अबाउट द बुक्स, इट्स ऑल अबाउट द लर्निंग मेडिसिन बाय एग्जामिनिंग द पेशेंट्स इन योर ओपीडीज और इन योर आईपीडीज एक्सेट्रा। तो आपके सेकंड ईयर से क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर आप पेशेंट्स को कैसे एग्जामिन करोगे, पेशेंट की कैसे केस हिस्ट्री लोगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एमबीबीएस में हमें सिर्फ और सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ना होता, हमको इसमें अपने पेशेंट्स की हिस्ट्री भी लेनी होती है। सो यू हैव टू चेक द ओपीडी लोड्स, द आईपीडी लोड्स, लाइक आईपीडी बेड्स में कितने बेड्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं, द आईसीयू एंड ओटी एंड कुछ कुछ मेजर डिपार्टमेंट को भी आपको चेक करना पड़ेगा। एकेडमिक्स एंड एग्जाम कल्चर। एकेडमिक्स, अब आपको एकेडमिक्स भी देखना है, बिकॉज आपको सिर्फ एमबीबीएस नहीं करना है। हमारे टाइम में भी हो गई है, आपके टाइम में तो होगा कि एमबीबीएस से प्लेन एमबीबीएस रह गया है, कि अगर कोई पूछे क्या करा है, एमबीबीएस से प्लेन एमबीबीएस। पीजी की प्रिपरेशन के लिए आपको एकेडमिक्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तो कॉलेज के अंदर अगर आपका एकेडमिक स्ट्रांग होगा तभी आप लोग आगे नीट पीजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एकेडमिक्स इज वेरी 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 एसेंशियल इन अवर कॉलेज। एंड नेक्स्ट इज एग्जाम कल्चर, कि आपका कोई भी चैप्टर खत्म हो रहा है तो उसका पार्ट कंप्लीशन टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद आपके बीच बीच में सेमेस्ट्रल एग्जाम यानी इंटरनल असेसमेंट एग्जाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट आपका प्री फ्रॉप्स होते हैं नहीं होता है, उसके अंदर आपके सेमिनार प्रेजेंटेशंस चलते हैं या नहीं चलते हैं, उसके अंदर आपके
क्विज कंपटीशन होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारे अपने को इसके अंदर देखने पड़ते हैं फैक्टर। This is often ignored by the NEET aspirants. The internship is very important thing because internship में सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कितना स्टाइपेंड मिल रहा है। स्टाइपेंड अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। फॉर एग्जांपल यूपी में इंटर्नशिप का स्टाइपेंड लगभग 12,000 मिलता था। अलग अलग स्टेट में अलग अलग इंटर्नशिप के स्टाइपेंड है। इट्स नॉट अ बिग इशू, बट किसी किसी स्टेट में बहुत कम है और किसी किसी स्टेट में काफी अच्छा है। जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें तो उसके अंदर 44 के स्टाइपेंड मिलता है। Next parameter is parameter number 6, which is hostel and accommodation. So hostel is very necessary because यही वही लाइफ है जिसमें आप लोग अपने ज्यादातर एक्सपीरियंसेस लाइफ के लेंगे। यही वही फेज है लाइफ का जिसमें आप सब कुछ सीखेंगे, आप सबके साथ रहेंगे, आप लोगों को पहचानना सीखेंगे कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। बिकॉज ज्यादातर क्या लोग हैं, अभी तक आप लोग सिर्फ नीट की तैयारी में थे जिसमें आपने क्या करा, अपने घर वालों के साथ रहे, अपने पेरेंट्स के साथ रहे, पेरेंट्स ने आपको काफी ज्यादा सपोर्ट किया। कुछ होंगे कि वो हॉस्टल में रहेंगे लेकिन बहुत कम, लेकिन अब सबको ही हॉस्टल आना पड़ेगा। तो जब सब हॉस्टल आएंगे तो इसमें आप लोग काफी चीजें सीखेंगे। एक तो घर से दूर, अपने पेरेंट्स से दूर, उसके बाद फिर आप लोगों को अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे मिलेंगे कि आपको काफी तरीके के लोग मिलेंगे। जब आप यहाँ पे आएंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग होते हैं। तो एक साल में काफी कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा इसके बारे में। तो हॉस्टल बहुत जरूरी होता है। अब कुछ बच्चे जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ मेडिकल कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में हॉस्टल ही अवेलेबल नहीं है, हॉस्टल ही नहीं है, अकोमोडेशन की फैसिलिटी ही नहीं है फर्स्ट ईयर में। सो इट्स अ वेरी बिग इशू कि हॉस्टल में आपको देखना है कि सिंगल ऑक्यूपेंसी है, डबल ऑक्यूपेंसी है, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी या फिर डॉर्मेट्री है। तो जनरली वेस्ट बंगाल के कॉलेज को मैं इसलिए इग्नोर किया था अपनी काउंसलिंग में बिकॉज वेस्ट बंगाल में आपको जनरली डॉर्मेट्री मिल रही थी। मतलब एक बहुत बड़ा सा हॉल होगा, उसके अंदर 6-7 बेड डाल रखे होंगे और इसमें सब लोग रहेंगे। मे बी वो 10 से 15 बेड्स भी हो सकते हैं। फिर आपको देखना है वॉशरूम का भी, किसी किसी में अटैच वॉशरूम देता है और किसी किसी में कॉमन वॉशरूम देता है। तो वॉशरूम की आप अपना हाइजीन इशू के हिसाब से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या है वॉशरूम का। एंड इसके बाद आता है आपका मेस। मेस इज वेरी नेसेसरी क्योंकि मेस का खाना जो है वही आपका 5 साल साथ देगा। अगर आपने नहीं खाया तो आप बीमार पड़ेंगे और आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है क्योंकि फिजिकल हेल्थ जब आपकी ठीक होगी तभी आप दूसरों की फिजिकल हेल्थ को ठीक कर पाएंगे। फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ दोनों ही आपको अपनी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। वो मेनली किससे आएगी, आपके न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, फूड से। तो आपका फूड एकदम बेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी आप जाइएगा। तो मेस का फूड जरूर देखें कि मेस किस तरीके की है, अच्छा खाना है या नहीं है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये देखना है कि जो आपका हॉस्टल है उस हॉस्टल से आपकी कितनी दूर है हॉस्पिटल की, यानी हॉस्टल से हॉस्पिटल कितना दूर है, हॉस्टल से एकेडमिक विंग कितना दूर है। जनरली एकेडमिक विंग बगल में, जनरली एकेडमिक विंग जो होता है वो बगल में ही होता है या थोड़ा सा दूर होता है। लेकिन हॉस्पिटल किसी किसी कॉलेज में, फॉर एग्जांपल एएसएमसीज जो हमारे एएसएमसीज खुले यानी ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज जो यूपी में इस साल बहुत सारे खोले थे, इस साल नहीं सॉरी 2024 में खोले थे, है ना, और 2025 में भी शायद खुले हैं। तो ये जो खुले हैं यूपी में बहुत सारे एएसएमसीज, उनमें क्या था कि हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो तो बहुत दूर है डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन जो कॉलेज है वो एकदम गांव टाइप में बना है, खेतों में बना है, अराउंड 10 to 15 किलोमीटर दूर, अराउंड 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, इतना दूर। तो हॉस्टल से जो हॉस्पिटल की डिस्टेंस है वो इतनी दूर नहीं होनी चाहिए। Your next parameter is parameter number 7, which is location, which is very important. तो लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका वो सबसे मेन चीज होता है कि कितना डिस्टेंस है होम से। होम से ज्यादा दूर अपने को नहीं लेना है। देखो मैंने बहुत ज्यादा दूर लिया है, मेरा 900 किलोमीटर है होम से, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक था कि नहीं मैं तो ट्रैवलिंग करूंगा एंड ट्रैवलिंग में बहुत मजा आएगा। लेकिन एक साल में पता चल गया कि घर से पास ही लेना चाहिए था, ट्रैवलिंग में इतना अच्छा भी नहीं लगता है। सो लेकिन आप लोग सोचिए इतना कि 300 किलोमीटर के रेंज में आप लोग अपना कॉलेज ले लीजिए अगर मिल रहा है तो। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो वो उसकी मजबूरी है कि उसको दूर जाना ही पड़ेगा। कॉलेज को ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए डिस्टेंस होम से। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, जब वेकेशंस पड़ते हैं 4-5 दिन के 3 दिन के, तो उसमें यही प्रॉब्लम है कि आप लोग अच्छे से घर नहीं जा पाते अपने, एंड एक दिन आने में लग जाता है, एक दिन जाने में लग जाता है, तो एक दिन कौन घर पे रुकेगा। एंड जो पास वाले होते हैं 100 किलोमीटर 200-300 किलोमीटर वाले, वो जाएंगे 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे, 4-5 घंटे में आ जाएंगे। ठीक है, उनका क्या है, पूरे दिन भर घर पे रहेंगे। तो जब छुट्टी पड़ती है 3-4 दिन की, तब आपको बहुत मिस करता है क्योंकि पूरा हॉस्टल खाली हो जाता है ना, आप लोग अकेले रह जाते हैं जब जो दूर वाले हैं। तो दूर सो कंक्लूजन में मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि आप कोई एक बिल्डिंग चूज नहीं कर रहे हैं, आप एक मेडिकल कॉलेज चूज नहीं कर रहे हैं, आप एक 5.5 इयर्स का एनवायरमेंट चूज कर रहे हैं जिसके अंदर आपको 5.5 इयर्स रहना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बिल्डिंग चूज नहीं कर रहे हैं, आप एक 5.5 इयर्स का एनवायरमेंट चूज कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को रहना है। और ये इतना ज्यादा क्रूशियल फेज है आपके लाइफ का जिसमें आपके ज्यादातर जो आपके हुनर है, आपकी हॉबीज हैं, वो निखर के आएंगी आगे कि आपके अंदर ये भी हॉबी है, आपके अंदर ये भी हॉबी है, ये आपको कॉलेज में जाके पता चलेगी। देखो स्कूल लाइफ इज वेरी डिफरेंट, वेरी इट्स अ डिफरेंट थिंग।
फ्रॉम द कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा अलग है स्कूल लाइफ से। स्कूल लाइफ में जो भी हुआ बहुत अलग चीजें हैं। कॉलेज लाइफ में आपको आगे ये हर चीज नया सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी बनाऊं कि नीट एस्पिरेंट्स एमबीबीएस स्टूडेंट को कौन कौन सी फेस करना पड़ता है, उनको कौन कौन सी चीजें फेस करनी पड़ती है एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, अगर मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं एंड आपको कौन कौन सा फर्स्ट ईयर में एसेंशियल्स चाहिए इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको और किस तरीके की वीडियो चाहिए। मेरे को जो मैंने फर्स्ट अपनी लॉन्ग वीडियो डाली इसके ऊपर, उसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो शूट करता हूँ। सो प्लीज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड इसको लाइक जरूर करना। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।